This conference will now be recorded. अभी इस पैंडेमिक के दौरान सब लोग ऑनलाइन आ चुके हैं और हम लोग मुझे लगता है कि ऑनलाइन मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी मेरी बात आहार के बारे में। तो मुझे अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पर देखकर, इतने लोग हैं जो बहुत अलग अलग जगह से जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डाइट इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशन, आप सबसे सुंदर दौर से गुजर रही हैं। अभी आप माँ बनने जा रही हैं। हो सकता है कई लोग इसमें का पहले ही अनुभव हो चुका हो, पर फिर भी आहार की बात जानना बहुत अच्छी बात होगी आपके और आपके होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। तो हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। उसके पहले मैं बताऊं, मैं हूं डॉक्टर रानी खुतड़ा। मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से, और 20 साल से मैं होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रही हूँ और 12 साल से मैं डाइट प्रैक्टिस कर रही हूँ। अभी कुछ 4 साल से मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, तो अभी मैं बच्चों को ही ज्यादा उनका ही ट्रीटमेंट करती हूँ, होम्योपैथी, न्यूट्रिशन, और अब मैं एक प्राणिक हीलर भी हूँ। तो मैं प्राणिक हीलिंग से भी बच्चों का ट्रीटमेंट करती हूँ। तो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 13 साल की उम्र तक के बच्चों का हर तरह का ट्रीटमेंट होता है। मेरा क्लिनिक धर्मपीठ में ही है, और गायत्री परिवार से तो मेरे बहुत सालों से संबंध है। मेरे सास ससुर इससे जुड़े हुए थे, और उसके बाद में अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। तो इस बात का मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि हमारे इन एक्टिविटीज के जरिए मैं आप लोगों तक अपनी बात कह पाऊँ। मुझे ये सेशन में आप लोगों से बात करने का मौका देने के लिए सभी का धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए व्यक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, डाइट इन प्रेगनेंसी। एक एक करके हम लोग लेते चले जाएंगे हमारे पॉइंट्स। आप लोग बिल्कुल गौर से सुनिएगा। काफी डाइट की बात करते हैं हम, काफी सारे पहलू है, काफी सारे मायने हैं जो हमें डाइट के बारे में हमें जानने हैं। अभी 1 मिनट में अजय भैया, मैं स्क्रीन पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। F5 प्रेस कीजिए। F5 ओके। ओके। गर्भावस्था में स्वास्थ्य के सोपान, सोपान यानी सीढ़ियां। संतुलित आहार क्यों महत्वपूर्ण है? आहार के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के मापदंड क्या है? क्या है ये संतुलित आहार? कुछ पौष्टिक व्यंजन विधियां भी हम लोग देखने वाले हैं इसमें। गर्भोत्सव, ये एक बहुत सुंदर सा पड़ाव जिसमें हम ध्यान रखेंगे पूरे 1000 दिन। ये पूरे 1000 दिन का हमारा गर्भकाल है, सिर्फ 9 महीने का नहीं। WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें पूरे 1000 दिन अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और बच्चे के स्वास्थ्य का भी। तो जब तक बच्चा गर्भ के अंदर है, लेकिन जब बाहर भी आ जाता है, तब तक भी हमें 2 साल तक कम से कम पूरी देखभाल करनी है। तो ये 1000 दिन हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बहुत अच्छी, बहुत ठोस, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी स्वस्थ नींव हमको होने वाले बच्चे के जीवन की रखनी है। तो इसमें बाकी सारे पहलू के साथ साथ आहार का बहुत अच्छा संतुलित होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 17 में कहा है कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। सात्विक, राजसिक एवं तामसिक गुण अन्न में भी विद्यमान है।
जैसे हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में होता है, उसी तरह से जब जो अनाज हम खाते हैं, जिससे हम अपना पेट भरते हैं, वो अनाज भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से भरपूर होता है। हम किस तरह का अनाज खाते हैं उस पर निर्भर करता है। संतुलित आहार, विहार, आचार एवं विचार, ये स्वस्थ जीवन के आधार स्तंभ है। तो संतुलित आहार हम लोग अभी देखेंगे, विहार यानी आपकी लाइफस्टाइल, आचार यानी कि आपकी आदतें, विचार आपके मन और दिमाग में जो भावनाएं, जो विचार आ रहे हैं, वो किस तरह के हैं। इन सभी से कुल मिला के जीवन की नींव बनती है, जीवन का ढांचा बनता है, स्वरूप बनता है। डाइट, लाइफस्टाइल, बिहेवियर एंड थॉट्स। जैसे शरीर से स्वस्थ होना और मन से सुंदर शिशु को जन्म देना हर माँ का स्वप्न होता है। तो ये स्वप्न हम कैसे पूरा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। शिशु का पूरे जीवन का मानसिक और शारीरिक सृजन यानी कि घड़न एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की तरह होता है, और हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उस पे डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से वर्क करेगा। तो सॉफ्टवेयर यानी क्या, जो प्रोग्राम उसमें डाला जाता है कंप्यूटर में वर्किंग के लिए। तो माँ के तन और मन के स्वास्थ्य पर पूर्णतया निर्भर करता है। गर्भ धारण के पहले, गर्भ धारण के दौरान और शिशु जन्म के पश्चात, ये तीनों काल जो है ये बहुत जरूरी है। हम लोग साधारणतः हम मानते हैं कि गर्भ धारण होने के 1, 2, 3 महीने बाद हम 2-3 महीना बस ठीक से खा पी ले, थोड़ा कुछ ग्रंथ पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा दायित्व पूरा हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका दायित्व गर्भ धारण के पहले से शुरू हो जाता है। गर्भ धारण के दौरान आपने हर एक दिन, हर एक घंटा मायने रखता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या आहार विहार है, आचार विचार है हमारे। और शिशु जन्म के पश्चात भी कुछ समय तक के शिशु के जो बहुत तेजी से जब शिशु का पूरा शरीर बन रहा होता है, नींव डल रही होती है, तब भी हमें पूरा सजग रहना है, चौकन्ना रहना है। हर औरत जो माँ बनने जा रही है, वह कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव से गुजरती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर से ही चेंजेस दिखते हैं, हार्मोनल चेंजेस दिखते हैं, मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक प्रेग्नेंट वुमन के, एक गर्भवती माँ के। तो ये शारीरिक और मानसिक बदलाव जो भी होते हैं, ऐसे में शारीरिक कमजोरी आना मानसिक बदलावों को अधिक असह्य बना देती है। तो गर्भधारण एवं माँ बनने का सुख नहीं रह जाता है। तो ऐसा ना हो, अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो हम ये जो हमारा चैलेंज है, जो हमारा इस वक्त एक बॉडी, हमारे ही बॉडी में से एक बॉडी को हमको बनाना है, एक मन को घड़ना है, उसको हम बहुत अच्छा एक सफर बना सकते हैं। 9 महीने का खान पान शिशु पेट के अंदर और जन्म के बाद के स्वास्थ्य पर सीधा और गहरा प्रभाव डालता है। तो 9 महीने के खान पान से सिर्फ 9 महीना ही नहीं, उसके आगे की लाइफ से भी बहुत ज्यादा उसके संबंध होते हैं। तो ये क्या होता है, क्या खाने से क्या होता है और क्यों हमें खाना है? क्योंकि देखो, हम हर चीज जो है हमें करना होता है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। चाहे हम जैसे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, फटे कपड़े पहने, कपड़े पहनना है, खाना खाना है, चाहे कैलोरीज में, न्यूट्रिशन में अच्छा हो या नहीं हो, पेट भरना है। पर ऐसी औपचारिकता में हमें अच्छी लाइफ हम नहीं दे पाएंगे अपने बच्चे को। हमें जानना होगा कि अच्छा क्या है, संतुलित आहार क्या है। माँ का संतुलित आहार शिशु के शरीर के सप्त धातु को तैयार करता है। रस धातु, आप लोग यहाँ स्लाइड में देख सकते हो, जो पूरा जो पानी होता है पूरे बॉडी में, जो बहुत तरह तरह के तरल पदार्थ होते हैं बॉडी में। लिम्फ होता है, ब्लड होता है, सीरम होता है, और भी कई तरह के लिक्विड्स होते हैं बॉडी में। तो प्लाज्मा बोलते हैं, फिर ब्लड बनता है, रक्त धातु, मांस धातु यानी कि मसल्स, एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट्स, मेद हिंदी में बोलते हैं, अस्थि यानी कि बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो नर्व्स, अच्छा दिमाग और दिमाग से निकलने वाली सारी नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और सारी नर्व्स। और फिर शुक्र धातु जो हर एक हर एक ह्यूमन बीइंग में होता है। और ये सब मिला, ये सारी तत्व, ये सारे टिश्यूज जो है, ये सारे शरीर के अलग अलग धातु तैयार होते हैं, 7 धातु।
तो ये सभी कुछ अच्छे होने चाहिए, तभी अस्थियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत, वो बहुत अच्छी ताकतवर होनी चाहिए, खून बहुत अच्छा होना चाहिए, तो हर चीज जरूरी है। तो हम देखेंगे कि किस तरह का खाने से ये सारी सातों धातुओं का अच्छे से पोषण होगा। तो एक चीज से सारे सारे सातों धातु नहीं बनती है, तो हमें अलग अलग खाना खाना होगा जिससे अलग अलग धातुओं की पूर्ति हो। तो ऐसा नहीं कि बस सब्जी रोटी सुबह शाम सब्जी रोटी खा लिए और हमको सारे तत्व मिल जाएंगे। तो वो जो शरीर पूरा बन बन रहा है बच्चे का, वो सारे धातु उसके बहुत अच्छे नहीं बन पाएंगे। हो सकता है कि उसकी बोन्स अच्छी बने और ब्लड अच्छा नहीं बने। तो हमें तो सब कुछ अच्छा चाहिए, है ना? तो हमें सब कुछ खाना होगा। पहला त्रैमासिक यानी कि पहले 3 महीने जब भ्रूणावस्था में, जब एक सेल यानी एक छोटा सा जो बॉडी का सबसे छोटा घटक होता है उसको सेल कहते हैं, वो उसका विभाजन हो रहा होता है, तब अच्छे आहार की सब अवयवों को जरूरत होती है। बड़ा अवयव को बनने के लिए अच्छी नींव बनती है, मेटाबॉलिज्म सुदृढ़ होता है। हम देखते हैं कि बच्चा जब मतलब बच्चा जन्म होने के बाद कुछ समय में एक अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी ओपीडी में देखती हूँ कि बहुत छोटे बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है, या एक छोटा बच्चा उसी को डायबिटीज है, जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं हम लोग। तो कोई बच्चा है वो इतना दुबला है, कोई बच्चा है वो अचानक ही इतना मोटा होते चला जाता है, या वो पहले से ही थोड़ा ओबेस की तरफ होता है। तो ये बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत कम समय से, या असमय हम बोलेंगे बच्चों में और बड़ों में दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नींव जो डली है गर्भावस्था के दौरान ही डली हुई है। तो मेटाबॉलिज्म जो पाचन है पूरा वो अच्छा होना चाहिए। बद्धकोष्ठता यानी कॉन्स्टिपेशन, आपके माँ में बद्धकोष्ठता नहीं होनी चाहिए, पैरों में सूजन, एनीमिया, थकान, हाई शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब कम और कंट्रोल में रखने का काम होगा, संतुलित आहार करेगा। संतुलित आहार से क्या होगा? अगर हम बस सिर्फ दो टाइम हमारे जो चला आ रहा है घर में जो सिस्टम है खान पान का, अगर वो चलाते आ रहे हैं तो क्या होगा? ये आप जब देखोगे इसमें कि अगर संतुलित आहार लेते हैं तो कितना बच्चा हेल्दी बन सकता है, या उससे क्या फायदे हैं। बच्चे का सही वजन होगा, आइडियल बॉडी वेट होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो हम आजकल इम्यूनिटी की बहुत बात कर रहे हैं और बहुत तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख रहे हैं इस पैंडेमिक में, तो इम्यूनिटी जो है वो अभी से बहुत अच्छी बनेगी। रक्त जो है यानी आयरन जो है, आयरन स्टोर मतलब जो लाल कण है ब्लड में, उसमें खून की मात्रा जो है, लाल कण जो है वो ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, हीमोग्लोबिन, और पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क बनेगा, यानी कि आप बच्चों को दूध पिलाने में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बच्चे में जन्मजात विकार नहीं होने चाहिए, वो भी बहुत बार अधिकांश वो न्यूट्रिशन मतलब कि खान पान की और पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण होता है। लो बर्थ वेट, बच्चे का वेट कम होना बहुत बार इसी कारण होता है, बहुत कम बार कोई और कारण होते हैं। स्टंटिंग यानी कि बौनापन और कई तरह के जीर्ण रोगों की नींव भी इसी वक्त डल जाती है। तो हम इन सब चीजों को टाल सकते हैं। मैं ये सब आप बोलोगे कि दीदी आप डाइट प्लान बताइए, हमें ये सब मत बताइए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप डाइट प्लान को तभी सीरियसली फॉलो करेंगे जब आपको पता रहेगा कि अगर मैं डाइट प्लान फॉलो नहीं करती हूँ एक भी दिन, तो मेरा कितना नुकसान हो सकता है या मेरे बच्चे का कितना नुकसान हो सकता है। एनीमिया सबसे सबसे बड़ी जो तकलीफ है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखा जाता है वो है एनीमिया। एनीमिया यानी खून की कमी। तो एनीमिया से क्या क्या उसके एनीमिया का सीधा असर बच्चे के मन पर, माँ के मन पर पड़ता है। माँ को बहुत ज्यादा थकान, इस वक्त आप गर्भवतियों को रेस्ट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम थक के सो जाएं दोपहर में, खासकर उतनी थकान तो आना ही नहीं चाहिए। अगर हमारी अच्छी तरह से हमारा खून बना हुआ है, 13-14 हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज हीमोग्लोबिन अगर है, तो हमें बिल्कुल भी थकान या आलस्य वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसमें हमने जैसे अभी भी बात करी थी कि बच्चे में स्टंटिंग यानी कि बौनापन, बहुत पतला होना, उसका वजन कम है ना, आपका
ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हम बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। तो सिर्फ आयरन रिच खाना खाने से ही ये खून की अल्पता जो है ये दूर नहीं होगी, हमको उसको पूरी तरह से ठीक करना होगा। कई बार हमको आयरन की टैबलेट्स भी लेनी होगी, लेकिन सिर्फ आयरन टैबलेट्स के भरोसे हम पूरा 9 महीना रहे, ये बिल्कुल भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक सोर्स है, जो हम खाना खा के जब हमको आयरन हमको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा खाने में से, लौह तत्व ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, वो हमारे ज्यादा काम का है। तो क्योंकि दवाइयों के भी अपने एक साइड इफेक्ट होते ही हैं, ठीक है? तो हमको पूरी तरह से अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी एनीमिया के लिए। तो सबसे पहले आपको सभी गर्भवतियों को, मैं कई बार जब हमारा 1 to 1 सेशन होता है शक्तिपीठ में, तब पूछती हूँ, तो कई लेडीज लोगों को, गर्भवतियों को पता नहीं होता है कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है। तो ये बिल्कुल भी ऐसा ना होने पाए, हमें सजग रहना है। गर्भधारण के पूर्व अपना वजन क्या है ये आपको देखना बहुत जरूरी है, और अपनी हाइट के अनुसार सही क्या है यह जान लेना जरूरी है। तो नॉर्मली 12 किलो वजन बढ़ना चाहिए। जो समझो आपका 50 किलो वजन है गर्भधारण के पहले, तो आपका वजन गर्भकाल के समाप्ति तक कम से कम 62 होना ही चाहिए। कुछ आवश्यक पैथोलॉजिकल जांच करवा ले, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अंडरवेट है आप, इस मतलब ये चार्ट से हमें पता चलता है कि कितना, अगर आपका बीएमआई कितना है, उसके ऊपर से आपका कितना किलो बढ़ना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ब्लू है, पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज, ये ऊपर से नीचे तक हमने देखा। जो सबसे नीचे वाला है कि अगर बहुत मोटापा है तो बहुत कम वेट गेन करने के चांसेस बनते हैं। मतलब उस वक्त तो इस तरह का खान पान हो कि बेबी का वेट बहुत अच्छा हो पर आपका ना बढ़े, क्योंकि स्कोप नहीं है बढ़ने का। क्योंकि डिलीवरी के बाद में भी अगर आपका वजन ज्यादा है तो वो भी काफी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। अब हम पे ये फोटो से हम समझ सकते हैं कि कैसे बच्चा जब आप क्या खा रहे हैं और बच्चे को क्या मिल रहा है। तो हम जंक फूड खा रहे हैं तो जंक फूड मिलेगा। अगर दवाइयां ही, टॉनिक दवाइयां, मल्टीविटामिन, आयरन टैबलेट, फोलिक एसिड टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, इतनी सारी टैबलेट्स खा रहे होते हम, तो उसको क्या मिलेगा। और अगर हम बिल्कुल पाव भाजी, आए दिन हम ब्रेड खा रहे हैं, पाव खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, दोनों टाइम चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शक्कर वाला बहुत खा रहे हैं, तो हम क्या खिला रहे हैं वो सीधा बच्चे को अफेक्ट करता है, सीधा सीधा प्रभाव बच्चे, होने वाले बच्चे पर पड़ता है। तो हमको कई तरह के ऐसी चीजें खानी होगी, वैरायटी की चीजें खानी होगी, जिससे हमको सारे तरह के तत्व मिलते रहे। तो एक ही चीज हम जैसे बोलते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन खाली एक एप्पल में क्या हर चीज मिल जाएगी? नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें हर चीज मिल जाएगी और केवल वही खाते रहने से सब एकदम, मतलब जो बोलते हैं ना कि रामबाण उपाय, कि बस एक चीज कर लो और पूरा मर्ज ठीक। ऐसा नहीं है, मर्ज ही नहीं है, ये तो पूरी एक आवश्यकताएं हैं विभिन्न पोषण पोषण की, जो हम पूरी करने वाले हैं 9 महीने के दौरान। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारी एक प्लेट जो है, हमारी जो थाली है, वो किस तरह की दिखनी चाहिए। कई लोगों को जब मैं पूछती हूँ गर्भवतियों को कि आप क्या खाना खाकर आए, तो बोले सब्जी रोटी या दाल चावल सब्जी रोटी, या कोई कुछ कहता है। लेकिन पता चलता है कि सब्जी कौन सी थी, तो चने की। तो चने की सब्जी सब्जी नहीं है, चने की सब्जी तो चना है। तो एक तरफ चना है, मतलब कि दाल, एक तरह की बीन्स है वो, और एक तरफ रोटी यानी कि गेहूं है। तो इसमें सब्जियां तो आई ही नहीं और नट्स आए ही नहीं। जैसे हम सिंगदाने, जो बोलते हैं ना, मूंगफली का आटा हम वापरते हैं, तिल्ली का आटा वापरते हैं सब्जियों में डालने के लिए, तो ये सब चीजें तो बनी ही नहीं। सब्जियों के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारा मसाले अपने पेट में जाते हैं, और मसाले हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक थाली में क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहला, सबसे बड़ा भाग जो यहाँ दिख रहा है वो है अनाज और स्टार्च। उसमें अनाज भी आ गया और स्टार्च वाली सब्जियां भी आ गई। तो अनाज में सारे अनाज, गेहूं, चावल, ओट्स, किनोआ, भगर, मक्का, राजगिरा, ये सारे जो है वो अनाज में आ गया है। ठीक है, तो दालें भी हम बोल सकते हैं हम इसमें लेंगे। उसके बाद आता है बीन्स।
बीन्स यानी बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन का सोर्स हो गया, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बीन्स और दालें ये हमारे एक पोर्शन में आ जाता है। एक चौथाई पोर्शन में आती है सब्जियां। तो सब्जियां भी अलग अलग तरह की सब्जियां, खाली आलू प्याज की सब्जी बन गई, हफ्ते में 4 5 6 7 बार सिर्फ आलू प्याज की सब्जी बन रही होती है। तो ऐसा ना हो, जितने रंग की सब्जियां आप खा सकते हैं। आप बोलेंगे दीदी अभी नहीं मिल रही, अभी की बात नहीं है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, सब्जियां कम होती है, कम उगती है। लेकिन आपको बाकी के समय की मैं बात कर रही हूँ, आपको जितने रंग की सब्जियां आप खा सकते हैं अलग अलग, वो खाना है। तो इसमें टमाटर और सभी सभी चीजें, मतलब हर तरह की सब्जी खानी है। अब सब्जियों की बात करें तो इसमें 2-3 तरह की चीजें आ जाती है हमारी। एक वो सब्जी होती है जो हरी पत्तेदार सब्जी, यानी कि GLV, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाली सब्जी, जो बहुत ज्यादा फोलिक एसिड रिच होती है और विटामिन ए बहुत होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। फोलिक एसिड बहुत अच्छा होने से जो जो नर्व्स है, वो तंतु बहुत अच्छे से बॉडी में बनेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चे का, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो फोलिक एसिड रिच होती है ये सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। दूसरा दूसरा गट होता है, दूसरा ग्रुप होता है भिंडी, टिंडा, कद्दू, लौकी, ये वाला, ठीक है। और तीसरा होता है जैसे शलजम, मूली, गाजर, शकरकंद, आलू, बीट, ये सारी चीजें। तो बंद गोभी, ये जो चीजें होती है ये कंद मूल में आ जाती है। तो इस तरह से तीनों तरह की सब्जियां खानी हमारे प्लेट में समावेश होना चाहिए। फिर आती है नट्स और बीज। तो नट्स और बीज जैसे मूंगफली है, मगज के बीज हैं, खरबूज तरबूज के बीज जो मैं बोल रही हूँ, चारोली है, और सनफ्लावर के सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, करडी के बीज, फिर जवस यानी अलसी के बीज। ऐसे बहुत सारे बीज, अलग अलग तरह के बीज होते हैं। कोकोनट भी नट होता है एक तरह का, राइट। तो ये सभी चीजें हमारे इनको हमको अपनी रेसिपीज में, जो हम खाना बनाते हैं उन रेसिपीज में आपको समावेश करना होगा, शामिल करना होगा। उसके बाद आता है फल। हमारे दिन भर के खाने में जो है वो फल भी आना चाहिए, लेकिन फल खाना खाने के साथ में फल नहीं खाना है। खाना खाने के 1 घंटा करीब करीब पहले हमको फल खाना है। तो वो इसलिए क्योंकि फल जल्दी पच जाते हैं, तो हमें फल को 1 घंटा पहले खाना है। और उससे जो, जब वो पहले फल गुजरता है अपनी पूरी आंतों में से, तो वो उस एनवायरनमेंट को और ज्यादा, उस वातावरण को और ज्यादा अ, अच्छा बना देता है, हेल्दी बना देता है। तो इसलिए फल हमको खाना खाने के 1 घंटा पहले खाना है, ना कि खाना खाने के बाद। अब हम ये देख रहे हैं, फिर से हम एक बार और अपनी प्लेट को चेक करेंगे। जो अनाज और स्टार्च की सब्जियां हैं और अनाज है, ये दिन भर में 5 बार किसी ना किसी तरह से, कभी जो बोलते हैं ना 4 बार, जैसे सुबह का नाश्ता, फिर खाना दोपहर का, फिर शाम का नाश्ता, फिर खाना रात का। तो इस तरह से इन चीजों का बार बार, अनाज का बार बार शामिल करना होगा। और जब भी हम अनाज खा रहे हैं, ये याद रखना है हमेशा, जब भी आप अनाज खा रहे हो उसके साथ में आप कोई ना कोई सब्जी उसको डाल के बना रहे हो। जैसे पोहा है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप उपमा बना रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारी सब्जियां डालनी है, यानी अनाज रहेगा सब्जियां रहेगी, अनाज रहेगा सब्जी, यानी सिर्फ कोरा। जैसे अभी मैं पूछती हूँ, मैं बच्चों का भी डाइट लेती हूँ, मैं आज ही पूछ रही थी बच्चों को भी कि किसी ने दिखाया मेथी के पराठे और दही। तो भाई मेथी के पराठे में सिर्फ गेहूं है, सब्जी नहीं है, मेथी बिल्कुल नाम की जो झलक रही थी 2-4 पत्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज बना रहे हैं, उपमा है, पोहा है, पैटिस है, थाली पीठ बना रहे हैं, जो भी चीजें बना रहे हैं उसमें सब्जी को बिल्कुल भूलना नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो हरे रंग में यहाँ, तो यहाँ सब्जियां जो है, इसकी 4 सर्विंग्स लेना है हमको। और अनाज के तो कैसा होगा, जब हम अनाज के साथ साथ सब्जियां खाते चले जाएंगे तो अपने आप
सॉरी, अजय क्या हो सकता है? हाँ, तो सब्जियां अभी 4 बार खानी है तो हम अलग से सब्जी तो नहीं खाएंगे अभी, है ना? सब्जियां प्रायः हम लोग अपने खाने जो जो भी हम नाश्ता या खाना खाते हैं उसी में होता है, तो उसी में हम उसके साथ में ही खाते हैं। तो सब्जी बिल्कुल भूलना नहीं है। दूसरा है बीन्स और दाल, ये 3 सर्विंग्स। अब 3 सर्विंग्स कैसे जाएगी? आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने आप को म्यूट करिए प्लीज, कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू। तो बीन्स हम लोग कैसे खाएंगे? दिन भर में कई बार हफ्ते में 2-3 बार ही केवल बीन्स बनते हैं। इवन कई घरों में दाल भी एक ही समय बनती है, लेकिन आप लोग सभी महिलाएं ध्यान रखेंगे जो भी गर्भवती हैं कि बीन्स आपको रोज की 1 सर्विंग बीन की कम से कम हो, एक दाल की हो सकती है और एक अंकुरित अनाज। तो इस तरह से जो बीन्स वाला ग्रुप है उसको हम कवर करेंगे दिन भर में। नाश्ते में, खाने में, फिर से शाम में जैसे फुटाने खा लिए हमने, तो फुटाने भी एक तरह की चना चना होता है जो फोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम कैसा है कि दिन में 3 से 4 बार बीन या दालें हम लोग खा रहे होते हैं। सब्जियों की 4 सर्विंग्स होगी, 4 प्लस सर्विंग्स होगी। सभी महिलाएं कृपया अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप लोग जो भी ज्वाइन होते जा रहा है प्लीज अपने आप को म्यूट करते चले जाइए। सब्जियां 4 सर्विंग, जैसे सुबह में पोहा, फिर दोपहर में जो खाना बन रहा है उसमें भी सब्जी हो, दोनों तीनों तरह की जैसे मैंने कहा है। शाम के समय जो आप नाश्ता कर रहे हैं हल्का फुल्का जो हम बोल रहे हैं, वो उसमें भी आपको सब्जी का समावेश करना है। और रात में भी हम आइडियल डाइट प्लान भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सर्विंग्स कितनी होनी चाहिए आपको ध्यान में आ जाए, क्योंकि ये रोज का हिसाब है। आप सोचेंगे कि हफ्ते में 4 बार आप फ्रूट्स खाते हैं, तो शरीर हर रात में दिन भर में जो भी खाया है आपने उसको रात में पूरा उपयोग में लाता है। तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है न्यूट्रिशन की, ये रोज की बन रही है बैलेंस शीट, ना कि हफ्ते में एक बार बैलेंस शीट बनेगी, है ना? तो आप लोग को आपका अकाउंट बराबर रोज के रोज फुल करना है। जो जो पोषक तत्व चाहिए वो रोज के रोज आपको आपके बॉडी को सप्लाई करने हैं। सब्जियां, उसके बाद में नट्स और बीज जैसे मैंने बताया, उसको भी हमको कम से कम 2 से 3 बार उसको समावेश करना है। पाउडर के तौर पे आप सब्जियों में डाल सकते हो, नाश्ते में वापर सकते हो, फली दाने का आप बहुत सारा अच्छा उपयोग कर सकते हो। कोरे सिके हुए भी आप खा सकते हो बीज। शाम के समय आप एक फांकी कोरे बीज की खा सकते हो, मुखवास में आप बीज डाल सकते हैं, और फ्रूट्स की 2 सर्विंग। तो इस तरह से हमारा दिन भर में पूरा आहार जो है, मैंने कि सारे फूड ग्रुप्स हम लोगों ने टच किए हैं। इसमें और जो चीजें हैं वो ऑयल है जो हमको इसमें दिख नहीं रहा है, परंतु हमें ध्यान रखना है कि घी तेल जो है वो हम लोग इसमें यथाशक्ति 4 चम्मच 4 टीस्पून से लेकर 6 टीस्पून तक चलेगा, आप लोग को वो लेना है। और उसके पहले हर्ब्स है। हर्ब्स यानी क्या? अदरक, मिर्ची, नींबू, हरा धनिया, पुदीना, तुलसी, ये सब जो फ्रेश हर्ब्स है, ये भी, इन चीजों का भी आपको पूरा समावेश करना है अपने खाने में। तो आप नींबू निचोड़ के ले लो दोनों तीनों समय। आप नींबू पानी ले सकते हो खाना खाने के बाद में। नींबू पानी से मतलब मैं शक्कर डाला हुआ नींबू का शरबत नहीं कह रही हूँ, मैं नींबू पानी कह रही हूँ, जो कि आपको खाना खाने के बाद में आप ले सकते हैं। बहुत सारा विटामिन सी मिलेगा। तो पुदीना और हरा धनिया की चटनी बन सकती है। हरा धनिया तो हर चीज में डल सकता है। वैसे ही अदरक हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। पूरा समय जिनको जी मिचलाता है वो भी अदरक के छोटे टुकड़े दिन भर में खा सकते हैं, सुबह के समय ले सकते हैं। और इस तरह से हमारा अदरक हर्ब्स का भी इंटेक बना रहेगा। इसमें दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ जो है वो नहीं बताए हुए हैं, परंतु वो भी जरूरी है। जैसे कि दही, बहुत ताजा जमा हुआ दही, रोज के रोज ताजा जमा हुआ दही खाना है। और चीज है, पनीर है, घर का जमा हुआ अच्छा पनीर। पनीर को, दूध को फाड़ कर जो पनीर है, उसके अलावा जो पानी बच जाता है जिसको हम भेह बोलते हैं, उससे आप आटा गूंथ सकते हो, उससे भी प्रोटीन आपको मिलेगा।
और फैट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप दही जमाइए और रोज आप दही या छाछ इस तरह से, या चक्का दही है वो आप जैसे दही को टांग कर जो पानी है उसको आप दाल में किसी में भी मिला सकते हैं, और जो चक्का दही है उससे आप बहुत तरह तरह की डिशेस बना सकते हो, थाली पीठ में डाल सकते हो, आप सलाद में उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर सकते हो और कोरा सलाद भी आप खा सकते हैं कभी। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे तरह से अपना आहार दिन भर का प्लान कर सकते हैं अलग अलग फूड ग्रुप्स को इस्तेमाल करके। एक थाली की तरफ हम नजर डालेंगे तो ये थाली में हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, बीन्स है, सलाद है, फ्रेश चटनी है, सूखी चटनियां भी हो सकती है जो सूखा नारियल है, लहसुन, सूखा नारियल और लाल मिर्च, ये सब चीजें डालकर जो तिल्ली है, मूंगफली है, ये सबसे मिला के, हाँ मीठा नीम, ये सब मिलाकर आप सूखी चटनियां भी बना सकते हो जो आप कोई भी सलाद पे डाल सकते हो, बुरक सकते हो, फिर आप सूप में डाल सकते हो 1 चम्मच, आप कोई भी थाली पीठ बना रहे हो, कोई भी पराठा बना रहे हो उसमें आप डाल सकते हो। तो वो बहुत आसानी से आप स्टोर कर सकते हो और उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलेंगे और इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलेंगे। अब ये इसेंशियल फैटी एसिड EFA क्या है हम लोग देखेंगे धीरे धीरे सब चीज। ये एक पिरामिड है। अभी ये फूड ग्रुप जितना भी हमने प्लेट में देखे हैं उसको हम इस तरह भी समझ लेंगे। पिरामिड, पिरामिड का मतलब कि नीचे से जिसका बेस बड़ा है और जो ऊपर की तरफ छोटा होते चला जा रहा है। तो नीचे की तरफ वो सारी चीजें जिससे हमारा पेट भरता है, हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको अनाज से मिलता है और जो कंदमूल है उनसे मिलता है, ठीक है ना? तो इनसे हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। बीन्स से भी मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन प्रोटीन भी बहुत मिलते हैं बीन्स से। तो दूसरे टप्पे पे हमने देखा कि दूसरी चीजें ग्रेन्स भी रखा हुआ है, नीचे में सब्जियां और फ्रूट्स है, ऊपर में हम देख सकते हैं ग्रेन्स है, उसके ऊपर में दही, दूध, छाछ, पनीर, चीज है, टोफू यानी कि सोयाबीन वाला पनीर, ये सब चीजें हैं। तो इसमें नीचे में देखेंगे आप कि हर्ब्स है, नमक के लिए मना किया हुआ है, नमक और शक्कर के लिए, और पानी बहुत पीना है। देखिए पानी की बात ऐसी है कि जैसे बोलते हैं ना कि अगर पूरा हमारे सिटी में अगर कहीं कोई सामान आ रहा है पूरा गोडाउन में जमा है, लेकिन गोडाउन से लेके वेयर हाउस से लेके अगर वो छोटी दुकान तक नहीं पहुंचे तो वो वेयर हाउस में पूरा खराब हो जाएगा, या फिर बाकी हम लोगों को कुछ भी सामान सही समय पे नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह हमने खाना तो खा लिया, पेट भर लिया, लेकिन पेट से हर एक सेल तक सारा पोषक तत्व पहुंचे, इसके लिए हमको पानी अच्छा पीना बहुत जरूरी है। पानी क्या है कि पोषक तत्वों को हर एक जगह तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा, ट्रैवल सिस्टम है हमारा पानी। तो पानी से खून का वॉल्यूम बनेगा, आपका बीपी बराबर रहेगा, लो बीपी नहीं रहेगा पानी भरपूर पिएंगे तो। और आपको एकदम से जो थकान या लगता है वो भी नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपने खाया पिया है वो अच्छे से पचेगा। तो पानी आपको भरपूर पीना है, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, ड्राइनेस नहीं होने पाए, और पोषक तत्व जो है हर एक सेल तक पहुंचे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमने क्या क्या देखा? अनाज, दालें, बीन्स, अंकुरित, रोस्टेड। दालें किन किन तरह में हम खा सकते हैं? अंकुरित के रूप में, बीन्स के रूप में, दाल के रूप में, रोस्टेड भी हम खा सकते हैं। दूध एवं दूध से बने पदार्थ, हर्ब्स, स्पाइसेस, ऑयल सीड्स, घी, तेल, मक्खन और पानी। तो ये सारी चीजें हमारे एक दिन में हमने टच करनी है, ठीक है? तो ऐसा हम जरूर कर पाएंगे। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिड इत्यादि का सेवन करना है। फल और सब्जियां भी हमने खानी है। विभिन्न तरह की सब्जियों और फलों को रोटेशन करके यानी बदल बदल कर भोजन में शामिल करें। रोजाना एक ही तरह की सब्जी और फलों को खाने से बचे। जैसे मैंने बताया आलू प्याज की सब्जी अधिकतर क्या बनाए, सब्जी नहीं है चलो आलू प्याज की सब्जी बना लिए, आलू के पराठे बना लिए, आलू की तरह तरह से आलू को हम वापरते रहते हैं, तो ऐसा ना होने पाए।
हर एक सब्जी में हर एक चीज में अपनी एक यूनिक न्यूट्रिएंट होता है और कुछ जनरल चीजें होती है, तो आपने जरूर लेना है। गर्भवती महिला को अपनी रोज की डाइट में 3 सर्विंग आयरन से भरपूर भोजन जरूर शामिल करना चाहिए, जिसके अंतर्गत 25 मिलीग्राम आयरन शामिल हो। इसके अलावा 1000 से 1400 मिलीग्राम कैल्शियम की भी बेहद जरूरी होता है, जो दूध, मक्खन, पनीर आदि से लिया जा सकता है। स्प्राउट्स खाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्प्राउट में जितना भी न्यूट्रिशन जो एक बीन में होता है, जैसे मूंग, सूखा मूंग और अंकुरित मूंग का अगर पोषण हम कंपेयर करते हैं, अगर तुलना करते हैं, तो अंकुरित होने पर वो कई गुना बढ़ जाता है और हमारी आंतें कई अच्छी तरह से उसमें विटामिन सी, विटामिन ए, उसमें जो प्रोटीन है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है। केला, काले अंगूर, खजूर, एप्रिकॉट यानी जर्दालू आदि फल खाएं, वही काजू जैसे सूखे मेवे भी बहुत ज्यादा लाभकारी है। विटामिन ए, मैं ये झटपट बताऊंगी, आपको बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज आप खाने से चूके नहीं। विटामिन ए, गर्भावस्था के दौरान विटामिन ए की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन ए कद्दू, गाजर, शकरकंद, एप्रिकॉट यानी जर्दालू आदि से लिया जा सकता है। जितनी पीली रंग की सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे पपीता और ये सब भी चीजें, और बहुत डार्क हरे रंग की भी सब्जियां, इनमें बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है ना, बीटा कैरोटीन होता है, तो उससे बॉडी विटामिन ए बनाती है। तो हालांकि अत्यधिक विटामिन ए भी सेवन गर्भ को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इतना हो ही नहीं पाता है अगर हम देखे जाएं। 10,000 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा है लेने की। विटामिन सी, इसका भी आपने अभी तो काफी सुन लिया है, ये सब पैंडेमिक के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन सी उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी अगर अच्छा होता है तो घाव जल्दी बढ़ता है, मसूड़ों से खून नहीं आता है, पैरों हाथों पैरों पे कहीं जरा भी लग गया तो थक्का नहीं जमता है, कोई भी घाव कुछ भी मतलब चीज हुई तो रिकवर जल्दी होते हैं, छोटा मोटा कुछ भी सर्दी खांसी बुखार है तो जल्दी रिकवर होते हैं। और इसको बोलते हैं एंटी एजिंग विटामिन, यानी कि ये असमय बुढ़ापा रोकने वाला विटामिन होता है, यानी इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है ये। 70 मिलीग्राम विटामिन सी गर्भवती महिला को प्रतिदिन जरूर लेना चाहिए। लिम्सी करके टैबलेट होती है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आंवला पाउडर और नींबू तो हम रोजाना बिल्कुल ले सकते हैं। इसके लिए प्रतिदिन भोजन में गोभी, स्प्राउट्स, हरी मिर्च, संतरा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ये सब चीजें ले सकते हैं। और जैसे मैंने आंवला बताया है, आंवला भी आधा चम्मच आंवला आप ले सकते हैं। खाना जब लंच लेते हैं, दोपहर का खाना, उसके तुरंत बाद हम थोड़ा सा जो पानी पीते हैं उसमें आधा चम्मच आंवला पाउडर आप घोल कर उसको रोज लीजिएगा, जिससे आपको भरपूर विटामिन सी मिलेगा। रात का खाना खाने के बाद आप आधा नींबू या 1/4 नींबू निचोड़ कर भी ले सकते हैं, ताकि नींबू में एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि वो बहुत अच्छे से फैट्स जो है उसको पचाता है, फैट्स को बहुत अच्छे से पचाता है। जैसे हम जानते हैं साबुन अल्कली से बनती है ना, साबुन ऑयल और अल्कली दोनों से बनती है, उसी तरह से जो हम खाते हैं, फैट्स जो भी हम लेते हैं, यानी कि जितना भी घी तेल का समावेश होता है हमारे खान पान में, उसको बहुत अच्छे से पचाने का काम नींबू करेगा। ठीक है। गर्भावस्था के दौरान क्या नहीं खाना है? इस दौरान फ्रिज में रखे पदार्थों से दूर रहे, बासी खाना भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक, बाकी नॉनवेज और चाय, कॉफी, ये सब बिल्कुल बहुत ही सामान्य मात्रा में लेना है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं खाए जिससे एलर्जी हो या जो पचने में भारी हो या देर से पचता हो। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ या मैदा से बने खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल भी नहीं करना है। तेज मसाले और तैलीय भोजन को अवॉइड करना है। मैदा खाने से क्या होगा? मैदा एक तो बहुत ही बुरे तरीके से बनता है। गेहूं का ऊपर का छिलका निकाल के बीच के सफेद भाग से मैदा बनता है। उसको और सफेद करने के लिए उसमें एलॉक्सिन करके केमिकल डाला जाता है, जो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। क्योंकि हम भी जब खरीदते तो देखते जितना अच्छा
जितना सफेद मैदा दिखेगा उतना हमें अच्छा लगता है कि हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन उसमें आप देखिए कि गेहूं सफेद होता है क्या? गेहूं सफेद नहीं होता है। तो उसी तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक रूप से अगर कोई रंग हमें दिख रहा है, मतलब कि वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। तो मैदा बिल्कुल भी जीरो खाना है आपको। गैस बढ़ाता है, ऐसे में ब्रेड, पिज्जा, बन, दाबेली, वड़ा पाव, पाव भाजी और भी कितनी सारी डिशेस बनती है, तो वो बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। गर्भावस्था में तुरई, लौकी, पालक, पत्ता गोभी ये सब्जियां भरपूर खा सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी होती है। तुरई को तो सब्जियों की रानी कहा गया है, तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। सुपाच्य होती है, जब भी आपको लग रहा है गैस बन रही है तो चिकनी तुरई और तुरई आप खा सकते हैं। बैंगन, पपीता, सरसों, बाजरा, गुड़ ये जो चीजें हैं, ये थोड़ी गर्म तासीर की होती है, तो इसको थोड़ा आपको बिल्कुल ही सामान्य रूप में खाना है। बिल्कुल भी अधिक नहीं खाना है। लेकिन कई गर्भवतियां मुझे पूछती है कि अ, हमने टोटली अवॉइड करना चाहिए क्या? तो तब मैं कहती हूँ कि आपको ये पता करना जरूरी है कि आपकी तासीर क्या है। किसी का कोई पित्त पित्त वाले होते हैं, कोई वात वाले होते हैं, कोई कफ वाले होते हैं, तो उस पर ये निर्भर करता है। आप अपने आयुर्वेदिक वैद्य से जरूर पता कर सकते हैं, उनका परामर्श ले सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, तो ये जो है कई लोग, कई गर्भवतियां इतना अपने आप को अधर रखती हैं कि जैसे बच्चे को धक्का ना लगे या कुछ ऐसा ना हो। लेकिन याद रखिए कि बच्चा जो गर्भ में रहता है वो पूरी मांसपेशियों से बनी होती है और वो बहुत ही ज्यादा मजबूत किस्म का एक क्या कह सकते हैं हम, थैली होती है। इतनी नाजुक नहीं होती है कि बिल्कुल आप अगर एक्टिविटी करेंगे तो वो बिल्कुल दब जाएगा बच्चा या कुछ इस तरह से। मैं भी इस गर्भकाल से गुजर चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि हम किस तरह की ये विचार अपने मन में रख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना अच्छी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतना ज्यादा अच्छा ये आपकी जो पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर यानी क्या होता है? ये जो गर्भ पिशवी है जो बोलते हैं ना, थैली है, वो उसके नीचे में जो पूरा बोन्स है, उस वो बोन्स के बीच में मसल्स जो है वो डिलीवरी के दौरान बहुत काम में आती है बच्चे को आगे ढकेलने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि वो मांसपेशियां जो है उनको बहुत अच्छा व्यायाम मिलता रहे। नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अचानक 9 महीना आप बिल्कुल बिस्तर पे रहे या बहुत अधर रहे और अचानक से एक दिन वो इतना काम करे कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल संभव नहीं है ये। तो हमें अभी से ही उन मसल्स को, उन मांसपेशियों को ट्रेनिंग देनी होगी। और ओवरऑल भी रक्त संचारण अपने शरीर में अच्छा होना चाहिए। इसके लिए अपनी बोन्स भी तो अच्छी होनी जरूरी है, अपनी भी मांसपेशियां अच्छी होनी जरूरी है उसी वक्त। क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि जो भी हम खा रहे होते हैं वो तुरंत विभाजित हो जाता है, बच्चे को मिलता है और जो बचता है वो माँ को मिलता है। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है कि इतना पर्याप्त हो खाना पीना भी और बाकी भी एक्टिविटीज की, हम दोनों, आप दोनों भी स्वस्थ रह सके। तो फिजिकल एक्टिविटी करने के, यानी कि व्यायाम करने के, एक्सरसाइज करने के, अपने आप को शारीरिक तौर पर अच्छा स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। 150 मिनट कम से कम एक हफ्ते में आपको एक्टिविटी करनी है। तो आप बहुत तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि एकदम से आप स्विमिंग करने चले गए 9 महीने में कि वो अच्छा होता है। आपने कुछ चीजें जो पहले से की हुई हो वही आप करिए। अदरवाइज वॉकिंग है, योग, योग बहुत सुंदर सुंदर योगासन सिखाए जाते हैं, वो भी आप सीखिए और बहुत अच्छे से करिए। कई लोगों को डर होता है कि अरे ये सब करने से बच्चे को कुछ हो ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप सिस्टमेटिकली तज्ञ लोगों से अगर आप सीखते हैं, उनके देखरेख में ये सब चीजें करते हैं, तो आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। डिलीवरी कब हो गई, बच्चा कब हो गया, कितने आसानी से आप उसको संभाल पाएंगे। आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि डिलीवरी के बाद पूरे 40 दिन आप उस बिस्तर से उठे ही नहीं। आप बिल्कुल तुरंत ही अपने बच्चे की देखभाल खुद कर पाएंगे जब आप अभी से फिजिकली फिट रहेंगे।
ये जो 3 तरह के हम खाने की जब बात होती है तो 3 तरह का खाना होना चाहिए। एक तो संतुलित जो हमने अभी देखा, दूसरा है संस्कारित होना चाहिए और सात्विक होना चाहिए। तो संस्कारित मतलब कि एक तो हम लोग हमारे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं वो जरूर से कोशिश करते हैं कि आप लोग सभी लोग बलि वैश्वदेव यज्ञ सीख लें। छोटा सा यज्ञ है, आहुति देने का जो भी रसोई बनती है, जो भी खाना बनता है वो आप कैसे अर्पण करके ही उसको ग्रहण करें प्रसाद के तौर पर। तो ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ये जो श्लोक है, छोटा सा श्लोक है, ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको वैसे भी मिल जाएगा ये मंत्र। ये जरूर से बोलिए। इससे क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है, हर एक फूड में एक एनर्जी होती है, सिर्फ कैलोरीज नहीं होती है, एनर्जी भी होती है। पता नहीं उसमें कैसे भाव से वो हम तक पहुंचे हुए होते हैं। तो वो वाइब्रेशंस को, उसके एनर्जी को क्लीन करने का काम करता है ये मंत्र। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक बहुत सुंदर मंत्र है। एक और मंत्र है ओम सहना भवतु। उससे भी ये हम अपने शरीर का किन तत्वों से पोषण कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें कुछ रेसिपीज हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन एक और पीपीटी मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, ये पीपीटी क्लोज करके। तो आप लोग प्लीज बने रहे, 1 मिनट आप लोग प्लीज लाइन पर बने रहें। थोड़ी ही देर में हम लोग प्रश्नोत्तरी भी लेने वाले हैं। अ, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। एक हम लोग डाइट प्लान ले लेते हैं कि सुबह से शाम तक ही हमने किस तरह से डाइट हमारा होना चाहिए, दिन भर में हमने कैसा खाना चाहिए पूरा। तो उसका भी हम एक छोटा सा ये ले लेते हैं। एक एक ही स्लाइड है जिसमें से मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होना चाहिए। 1 मिनट आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहे। अ, 1 मिनट, ये स्क्रीन शेयरिंग पॉज हुआ है अजय भैया? हाँ दीदी, हाँ, कंटिन्यू है। 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग पॉज हुआ है। ओके, आप एक बार कैंसिल करके उसको वापस से कीजिए। अ,
ओके। ये अभी आपको दिख रहा है ये? नहीं दीदी, अभी नहीं आ नहीं रहा है। मैम, आपका ही दिख रहा है। ओके ओके, एक मिनट, अभी हो जाएगा। नाउ विजिबल। ओके। ये जो है एक मिनट रुकिएगा। सुबह में जैसे आप उठते हैं तो आपको एक गिलास आप पानी पिएंगे। एक गिलास पानी में आप रात में ही कुछ नीम की पत्तियां आप भिगा के रख सकते हैं, तो आपको एक फ्लेवर्ड पानी मिल जाएगा सुबह में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रुकिए, मैं थोड़ा ठीक से तो ये सुबह में आप उठेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे, नीम वाला पानी, या आप मैम कोई बराबर भी दिखाई नहीं दे रही है। हेलो। दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ मैम, इस 9:30 से दिख रहा है, मॉर्निंग का नहीं दिखाई हाँ दे रहा हाँ है हाँ, स्क्रीन का। ओके 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 ओके। हम्म, आप दिख रहा है ना? 1 ग्लास ऑफ नीम फ्लेवर्ड वाटर लेना है मॉर्निंग में उठते ही। फिर आप 10 to 15 10-15 मिनट बाद आप 7 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। 7 अगर कोई की गर्म तासीर है तो वो 3-4 ले सकते हैं। उसके बाद में जिंजर जूस, मतलब कि अदरक का रस जरा सा, और हनी 1 चम्मच शहद, ताकि आपकी भूख अच्छी बनी रहे, या जी मिचलाना भी है या जो भी है आप वो कम हो जाएगा आपका। उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स लेना है, मिक्स ड्राई फ्रूट्स। उसमें हर तरह का ड्राई फ्रूट हो, आप भले ही थोड़ा थोड़ा ले, जैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं वैसा करिए। अगर आपको लेना सब कुछ है, कई बार ड्राई फ्रूट्स कहा तो सिर्फ काजू बादाम हो गया, ऐसा नहीं है, हर चीज लेनी है। बादाम, किशमिश, जर्दालू, अखरोट, काजू, पिस्ता, चिलगोजा, चारोली, हर 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 तरह का ड्राई फ्रूट होना चाहिए। उसके बाद 9:30 बजे ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट अभी कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल किसी ने पोहा बनाया तो पोहा खा लेंगे, ब्रेकफास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ब्रेकफास्ट में दोनों चीज होनी चाहिए, मतलब कि अनाज और दाल का एक सोर्स। यानी हो सकता है कि आप पोहा और चना खाए साथ में, तो चने से प्रोटीन मिलेगा भरपूर, और पोहा यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। फिर इसमें फाइबर होना बहुत जरूरी है, वो कहाँ से आएगा? सब्जियों से आएगा। तो जैसे वेजिटेबल्स आपने डाल दिए, उसमें जितनी जो भी सब्जियां तो ये वेजीज भी आपने डाल दी। फिर EFA, दैट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स, वो कहाँ से मिलेगा? आपको सीड्स से मिलेगा। तो सीड्स आपने यूज कर ली, जैसे उसमें हमने मूंगफली वापर ली है। इस तरह से अगर ढोकला बनाते हैं तो हम तिल्ली डालते हैं, सरसों डालते हैं। तो इस तरह से हम अच्छी सीड्स उसमें यूज कर रहे हैं। फिर जो तेल है वो हम कच्ची घानी का ऑयल यूज कर रहे हैं। तो बनते कोशिश आप देखिए, आपके आसपास में कहीं कच्ची घानी का तेल मिलता है, तो उसमें पोषक तत्व पूरे होते हैं, जो कि रिफाइंड तेल में वो पोषक तत्व भी निकल जाते हैं, प्लस उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं जिससे कि
वो एक तेल का पैकेट 6 महीना तक उसमें स्मेल नहीं आए, उसमें बास नहीं आए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑयल जो है कच्चे घानी का तेल यूज करें। बहुत पोषक तत्व, आपके जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी लचीलापन, आपके बॉडी का, इवन डिलीवरी के समय आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप आंखों को के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, बालों के लिए। अंदर में जो सारे कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनेगा, गुड फैट्स है तो बहुत फायदे हैं उसके। ग्रीन चटनी, हर्ब्स जैसे मैंने बताया, हर्ब्स जरूर से इस्तेमाल करना है, उससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो ग्रीन चटनी मुझे पूछते हैं लोग कि ये इसको बना के स्टोर करें क्या 4-5 दिन? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन ग्रीन चटनी बनाई, 2 दिन आप इस्तेमाल करिए। एक ही दिन करते हैं तो सबसे अच्छा। उसके बाद में 12:30 बजे हमने कोई फ्रूट खाया सीजनल। कोई दिन मन नहीं कर रहा है तो आप सुबह भी ड्राई फ्रूट के बाद में फ्रूट खा सकते हैं। तो एक सीजनल फ्रूट खाना है आपको और केवल फ्रूट खाना है, उसके साथ कुछ और नहीं खाना है, मतलब अनाज नहीं खाना है। उसके बाद में 1:30 बजे अगर हम करीब मानते हैं तो लंच का टाइम है हमारा। उसमें फिर से सब फूड ग्रुप कैसे लिए गए हैं देखिए आप। ग्रेन यानी कि व्हीट, फॉर एग्जांपल गेहूं हमने ले लिया। प्रोटीन का एक सोर्स होना जरूरी है, तो वो दाल हो सकती है। मूंग की दाल सबसे बेहतर है गर्भवतियों के लिए, क्योंकि ठंडी होती है। ठंडी है ना, इतनी ठंडी नहीं कि हमको तकलीफ हो, पर बहुत अच्छी होती है, बहुत पौष्टिक होती है। और उसका कवर जो होता है उससे फाइबर भी मिलता है। तो मैं मोगर की बात नहीं कर रही हूँ, मूंग दाल की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद में ग्रीन वेजी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, GLV। फिर दूसरी वेजी है, दूसरी सब्जी यानी कि भिंडी, टिंडा, कद्दू, लौकी। ये दूसरी है मिक्स वेजिटेबल। जैसे फलियां होती है, चौलाई की फली, और बहुत तरह तरह की फलियां, ताजी फलियां जो होती है वो हो सकती है। मिल्क प्रोडक्ट्स वाले ग्रुप में से जैसे दही है, ताजा जमा हुआ दही है, पनीर है, इस तरह का आप वापर सकते हैं। चटनी, तो जैसे मैंने बताया सूखी चटनी जो है, सिंगना, मूंगफली, मीठा नीम, सूखा नारियल, लहसुन, इन सब की मिली हुई एक चटनी होनी चाहिए। और फ्रेश ग्रीन सलाद होना चाहिए। फ्रेश ग्रीन सलाद पर आप 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, कच्ची घानी का कोई भी मूंगफली का तेल डाल सकते हैं, जिससे आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे। या आप नहीं भी कुछ अगर, तो आप बीज का एक पाउडर बना के आप उसके ऊपर में डालकर खा सकते हैं। इसके बाद में आंवला पाउडर, एक आधा चम्मच आंवला पाउडर खाना खाने के बाद आधे कप पानी में। फिर है स्नैक्स, जो कि रोस्टेड स्नैक्स रहेगा। स्नैक्स में हम जनरली क्या करते हैं कि सेव खाते हैं, चूड़ा खाते हैं, ये सब भी ठीक है, पर सेव नहीं, तली हुई चीजें आप अवॉइड करिए। आपका एक एक दिन, एक एक समय इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप में से सबके सब, ईश्वर करे, आप सभी लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि इसके बाद में की जो तकलीफ है आपकी वो इतनी कम हो जाएगी। आपकी की तबीयत को लेके और आपके बच्चे की तबीयत को लेकर तकलीफें बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। तो आपको कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, अच्छे से अच्छा खाना है। और अच्छा खाना जरूरी नहीं महंगा होता है, अच्छा खाना वो होता है जिसमें हम सोच बूझ के बराबर चीजों का सिलेक्शन करें। तो रोस्टेड स्नैक्स में हम क्या खाएंगे? जो रोस्टेड चीजें हैं, जो पॉप चीजें, ये इसका मतलब क्या हुआ? रोस्टेड यानी कि जो भुंजी हुई चीजें, जैसे मुरमुरा है, फुटाना है, ये वाली चीजें। रोस्टेड और पॉप्ड यानी कि लाई। अब लाई कितनी तरह की है, अगर ताजा ताजे आपने पॉपकॉर्न बना लिए घर में तो उसमें बहुत फाइबर है, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होगा, विटामिन बी भरपूर मिलता है। जो ये पॉप चीजें होती है ना, जो लाई होती है ना, तो ये लाई खाने से कभी छाले नहीं होंगे किसी को भी, क्योंकि इसमें विटामिन बी, क्योंकि सहगा का सहगा जो अनाज होता है डायरेक्ट वो डालकर उसको पॉप किया जाता है, यानी फोड़ा जाता है। तो इस तरह से हमको लाई से बहुत ज्यादा फायदे हैं। गोल लाई, लंबी लाई, मुरमुरा और फुटाना। फिर ताल मखाने जो होते हैं वो भी एक तरह की लाई है, राजगिरे की लाई, जो पॉपकॉर्न है वो भी एक तरह की लाई है। तो ऐसी अपने गेहूं की लाई बनती है। तो ऐसे कई तरह की लाई है जो आप हमेशा रख सकते हो। बढ़िया से उसको क्रंची बना के आप स्टोर करके रखिए और जरूर से खाइए। दिखने में बहुत सिंपल चीजें हैं ये, लेकिन इतना इसमें पोषण भरा पड़ा है। सत्तू शेक ले सकते हैं। सत्तू शेक में मतलब सत्तू जो होता है आप सभी जानते होंगे कि गेहूं, चना, उसमें थोड़ा सा जीरा, जायफल ये सब डालकर सत्तू
पाउडर बनाया जाता है जो हाई प्रोटीन होता है। जिन बच्चों का, जिन लोगों का वजन कम होता है, उनको बढ़ाने के लिए ये खासकर दिया जाता है। ये भी ठंडा होता है पेट में, बिल्कुल गर्मी नहीं करता है और बहुत अधिक पौष्टिक। तो आप दूध में ले सकते हैं, नमकीन ले सकते हैं, शक्कर अवॉइड करना है। फिर साथ में आप 2 खजूर खा सकते हैं शाम में रोज। और खजूर का सूखी खारिक का पाउडर भी आता है, वो भी आप सत्तू शेक में या कोई भी चीजों में डाल सकते हो। अगर ये सुबह खा लिए, आप सुबह समय नहीं मिला है नाश्ता बनाने के लिए, तो आपने सुबह ये खा लिया और शाम में आपने इस वक्त अपने लिए कुछ भी, जैसे अंकुरित मूंग है रखे हुए, अंकुरित चने हैं, तो उनको बस कुकर में 2 सीटी ले ली, बाहर निकाले, उसमें खूब सारी सब्जियां डाल दी कट करके। इवन पालक मेथी भी आप ताजी ताजी उसमें कट करके डाल सकते हो, कच्ची ही। पुदीना, हरा धनिया, नींबू, खूब अच्छे से चाट मसाला, ये सब चीजें डालकर आप शाम का नाश्ता कर सकते हैं। फिर 6:30 बजे, 6 बजे करीब समझ लीजिए, अगर बड़े दिन है तो आप कोई नारियल पानी है या फ्रूट है वो आप खाइए उस वक्त 1 प्लेट। 8:30 बजे डिनर। डिनर का भी प्रिंसिपल जो है वो सेम है, कि उसमें हर एक फूड ग्रुप से कुछ ना कुछ होना चाहिए। और सबसे अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप दलिया खाएं। दलिया में इतना अच्छा होता है कि गेहूं एक तो मोटा मोटा अपने खुद का पिसा हुआ रहता है, जो बाजार का आटा दलिया है वो नहीं लेना है, हमने खुद बनवाना है दलिया। वो दलिया में आप मूंग की दाल डालें, बहुत सारी सब्जियों के साथ में उसको छौंक लगाएं और ये आपका संपूर्ण आहार तैयार हो जाएगा शाम के लिए। आप कढ़ी ले सकते हैं, जो दूध वाले ग्रुप से हमको कुछ खाना है तो आप कढ़ी रोज ले सकते हैं उसके साथ में। तो इसमें आपको हर चीज एक ही ऑल इन वन आपको मिल गया। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि लेमन, नींबू ने लेना है पानी में निचोड़ के। और कैरेट स्टिक्स मैंने जैसे लिखा है यहाँ पर कि आपको गाजर की स्टिक्स आप बना सकते हो, जो खाना खाने के बाद अगर आपने चबा के खा ली तो इससे 2 फायदे। एक तो आपने जो खाया है वो बहुत अच्छे से पचेगा। पचेगा क्यों? क्योंकि सलाइवा, जितना आप कोई चीज चबा के खाओगे उतना सलाइवा जो लार है अपने मुंह में वो मिक्स होगी खाने से, और जो स्टार्च है यानी जो सिंपल अपने कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में वो पचेगा। कई लोग जो हड़बड़ी में खाते हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, अपचन होता है, गैस होती है, मुंह में छाले आते हैं। वो क्यों? क्योंकि लार उसमें खाने में घुलती मिलती नहीं है, तो खाना पचता नहीं है बराबर, इसीलिए। तो इसलिए कैरेट स्टिक्स खानी है तो चबा चबा के आप खाना खाने के बाद में कैरेट स्टिक्स खाइए, जिससे दांत भी आपके साफ हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से दांत में कुछ भी फंसा हो तो, जो कि डेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बॉडी में। तो दांत अगर कहीं कहीं कुछ सड़न है, कहीं कुछ है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है आपको, उससे भी दर्द हो सकता है, सिर दर्द होगा, इन्फेक्शन होगा और अननेसेसरी आपको एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयां लेनी पड़ेगी। तो वो लेना है। रात में आपको दूध लेना है 1 ग्लास। तो 150 ml से 200 ml तक मिल्क ले सकते हैं आप। उसमें हल्दी, इलायची, केसर सब डालिए, या फिर आप रात में अंजीर का शेक ले सकते हैं। तो अंजीर का शेक में मतलब 2 अंजीर और 2 डेट्स इन मिल्क एट नाइट बेड टाइम। तो आप वो क्वांटिटी आपके ऊपर है कि आप कितना लेना चाहते हो। क्वांटिटी के लिए बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, मेरी जबरदस्ती है सारे फूड ग्रुप्स को शामिल करने की। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिल्कुल 250 ml दूध पीजिए, 300 ml दूध पीजिए। आपको दूध पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबके बॉडी का अलग रिक्वायरमेंट रहेगा उनके बेसिक वेट के हिसाब से। तो लेकिन ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल मतलब अंजीर छोड़ दें, ये नहीं खाएं, वो नहीं खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज आपको खानी है टर्न बाय टर्न बनाकर। तो ये डेट्स अंजीर शेक हो गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है अपने लिए कुछ बनाने का, तो रात को अंजीर और डेट्स भिगा दिए, खजूर भिगा दिए और सुबह आपने अंजीर शेक पी लिया एक आराम से बैठकर, वो भी पॉसिबल है। तो बहुत तरह तरह से आप अपना नाश्ता, शाम का खाना, सॉरी शाम का नाश्ता आप अपना पहले के पहले डिजाइन कर सकते हो और व्यवस्था रख सकते हो। एक बात जानिए, आपके सफल डाइट फॉलोइंग आपका तभी हो पाएगा सफल, जब आपका प्लानिंग अच्छा होगा। अगर आप आज प्लान करते हो तो आप कल खा पाओगे।
अगर आज मैं सुबह किचन में जाऊं और ये देखूं कि जो क्या रखा है फ्रिज में क्या है वो मैं उठाऊं और बनाऊं, दैट इज नॉट करेक्ट वे ऑफ फॉलोइंग अ डाइट। एक डाइट को अच्छी तरह से फॉलो करना है तो उसके लिए आपको प्लानिंग लगेगा। आप एक पेपर पे रोज लिख सकते हैं दूसरे दिन का डाइट। ये जो गाइडलाइंस मैंने दी है इसके भरोसे आपके पास क्या है, क्या आपको लेकर आना है सामान सामग्री, आप फ्रिज के ऊपर में भी मैग्नेट की हेल्प से आप चिपका सकते हो रोज के रोज, और आप वो फॉलो कर सकते हो। तो आप 2-3 दिन का डाइट एक साथ बना के रख सकते हैं और लिख के, और उसकी व्यवस्था आप एक ही दिन में कर सकते हैं। लेकिन प्लानिंग करोगे, प्रोक्योर करोगे, मतलब लेकर आओगे, तभी आप प्रिपेयर कर पाओगे। तो प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट विल हेल्प यू टू फॉलो, प्रिपेयर, और फिर उसके बाद में आपको ठीक से खाने मिलेगा। नहीं तो होता क्या है कि गर्भवतियां थक जाती है, फिर सोचती है कि अब मैं क्या बनाऊं खुद के लिए। ऐसा बिल्कुल भी ना होने पाए। तो यही एक चीज मुझे आपको ये पूरा बताना था। यू आर व्हाट यू ईट, यू डोंट हैव टू बी, यू डोंट बी फास्ट, चीप, इजी और फेक। कुछ भी बाहर का सामान, बाहर के मसाले, बाहर के तैयार चीजें आपको बिल्कुल नहीं खाना है। सब रियल चीजें खानी है, फ्रेश चीजें खानी है, बैठ के आराम से चबा के खाना है, मंत्र बोलकर खाना है, बासी नहीं खाना है। तो और तेज जल्दी जल्दी नहीं खाना है। तो याद रखिए, ये बहुत अच्छा आहार खाने से आप बहुत एक हेल्दी बेबी की कामना आपकी बिल्कुल पूरी हो सकती है। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में अभी बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, अब आपको कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। हेलो मैडम। जी। वो डेट्स गरम नहीं पड़ रही? नहीं, डेट्स की ये तासीर गरम बहुत होती है गर्म, ना, तो हाँ, लेकिन कितना खाए तो गर्म होगी। दिन की 2 खाए तो चलेगा? जी, चलेगा।